हेलो स्टूडेंट्स, BDS ट्यूटोरियल्स की इस नई सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोरल ड्रॉ। इस कोरल ड्रॉ की सीरीज़ में हम कंप्लीट कोरल ड्रॉ सीखेंगे हिंदी में, और आप सीखेंगे किस प्रकार से कोरल ड्रॉ की मदद से हम अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं, अच्छी डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये कोरल ड्रॉ है क्या? कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है जिसे कोरल कंपनी द्वारा बनाया गया है, और इसका बेसिकली जो मेन यूज़ है वो ग्राफिक्स बनाने के काम आता है। ग्राफिक्स बनाने से मतलब ये कि जैसे आपको कुछ डिज़ाइंस बनानी है, कुछ ग्राफिक्स बनाने हैं, सपोज़ आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं, लोगो बनाना है, या फिर आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, शादी के कार्ड बनाना है, फ्लैक्स बनानी है, होर्डिंग्स की डिज़ाइन बनानी है ना। तो ये सारा काम आप कोरल ड्रॉ की मदद से बड़े इजीली कर सकते हैं अगर आपको कोरल ड्रॉ अच्छे से आता है। तो कोरल ड्रॉ किस काम आता है? ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के। क्योंकि ये इतना सारा वर्क कर सकता है तो इसकी कमांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको आपको डिटेल में और प्रैक्टिस के साथ सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप वीडियो पूरा देख लें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने बैठे। साथ में कर सकते हैं, या पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद करें, और जहाँ भूल रहे हो फिर से वीडियो देखें, और साथ में अपने जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बनाते चलें, वीडियोस को पोस्ट करते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस सीरीज़ के जो भी नए वीडियो आया करेंगे वो वेडनेसडे और सैटरडे को आया करेंगे। इसके अलावा जो गैप रहेगा उसमें आप इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए, और वीडियो बड़े आएंगे तो आपको अच्छा कंटेंट मिल जाया करेगा, और जो गैप रहते हैं 2-3 दिन के उनमें प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये हमारी पहली क्लास है जो कि बेसिक पर होने वाली है। तो कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने के लिए तरीका वही है जैसे और सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाके आपको कोरल ड्रॉ अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रन पर जाकर, रन पर आपको कोरल ड्रॉ के लिए लिखना पड़ता है कोरल DRW। ड्रॉ की स्पेलिंग में आपको DRW लिखना पड़ता है और एंटर करेंगे तो अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कोरल ड्रॉ तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हमने यहाँ स्टार्ट करके रखा हुआ है कोरल ड्रॉ। चलिए, तो कोरल ड्रॉ ये 2020 वर्ज़न है मेरा। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होता है। तो ये कोरल ड्रॉ का जो मेन इंटरफेस है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो सभी सॉफ्टवेयर्स में रहती हैं, मेन्यू बार, टाइटल बार, कंट्रोल बॉक्स, ये तो सब कॉमन ही है आपको। अब इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि फाइल मेन्यू क्या है, एडिट मेन्यू क्या है, व्यू क्या है, लेआउट। इनमें जो कमांड्स हैं वो धीरे धीरे हम यूज़ करते जाएंगे जैसे जैसे वर्क करेंगे। नीचे आते तो स्टैंडर्ड टूल बार है जहाँ पर न्यू, सेव, ओपन फाइल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब बटन आपको मिलेंगे, और जो नए हैं वो हम वर्किंग के साथ सीखते जाएंगे। नीचे आता है प्रॉपर्टी टूल बार। तो प्रॉपर्टी टूल बार ऐसा टूल बार है जहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। अभी हमारा इंटरफेस पे नीचे आते तो ये वर्क स्पेस है जहाँ पर ये आपको पेज दिख रहा है। इसके नीचे आपका स्टेटस बार है और साइड में टूल बॉक्स दिए गए हैं। ये कलर प्लेट्स हैं, इनको हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम अब देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और कुछ कमेंट किया कीजिए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं। आपके कमेंट आएंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी, और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाऊंगा और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरफेस कोरल ड्रॉ का आपने देखा, ये इंटरफेस है कोरल ड्रॉ का। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी टूल बार आता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो ये पेज आपको दिख रहा है, इस पेज को आपको कौन सा लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको A3 लेना है, A4 लेना है, लेटर लेना है, A5 लेना है, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पेज आपने ले रखा है, इस पेज की अभी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन मिलता है कि पोर्ट्रेट में है अभी आपका, या लैंडस्केप में है।
अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, पेज आपका लैंडस्केप हो जाएगा। अगर आपको पोर्ट्रेट रखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सीक्वेंशियल ओरिएंटेशन है ये, और ये रैंडम ओरिएंटेशन है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, नीचे आप देख रहे होगे तो यहाँ पर अभी पेज 1 खुला हुआ है आपका, तो पेज 1 में अभी हमने सीक्वेंशियल लगा रखा है। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि अब इसके आगे हम जितने भी पेज खोलेंगे सभी पोर्ट्रेट आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट में। जैसे यहाँ पर पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, इतने सारे मैंने पेज खोले, लेकिन इसका लेआउट सब में पोर्ट्रेट ही रहा। आप देख सकते हैं 4 में भी पोर्ट्रेट है, 3rd में भी पोर्ट्रेट है, 2nd में भी पोर्ट्रेट है और 1st में भी पोर्ट्रेट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको लैंडस्केप कर दूँ फर्स्ट वाले को, तो 2nd भी लैंडस्केप, 3rd भी लैंडस्केप, 4th भी लैंडस्केप, 5th भी अपने आप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सीक्वेंशियल ओरिएंटेशन पर क्लिक करके रखा हुआ है अभी, इसलिए। ठीक है, अगर हम रैंडम पे क्लिक कर दें, रैंडम, अब हम किसी का भी चेंज कर सकते हैं। 4th पे आते हैं, हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। 5 का देखते तो 5 का वही है जो पहले था, 4th का हमारा पोर्ट्रेट हो गया है, 3rd का हमारा वही है क्योंकि अभी हमने चेंज नहीं किया, 2nd का भी वही है जो हमने चेंज नहीं किया, तो हम इसका चेंज कर लें तो इसमें चेंज हो जाता है। लेकिन सीक्वेंशियल वाले में क्या होता है कि अगर हमने इस पर क्लिक किया तो अब सब पोर्ट्रेट हो जाएंगे। एक बार हम चेंज करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद पोर्ट्रेट, अब आप देखोगे तो सारे आपको पोर्ट्रेट ही मिलेंगे। तो आया समझ में इन दोनों कमांड्स का मतलब, कि आपको अपने पेज की सेटिंग आप चाहते हो कि इसमें इस डिज़ाइन के अंदर हम जितने भी पेजेस यूज़ कर रहे हैं इस फाइल के अंदर वो सभी पोर्ट्रेट रहे हैं, तो आप सीक्वेंशियल पर रखें। और अगर आप चाहते हो कि कोई पेज आपका लैंडस्केप हो, कोई पेज आपका पोर्ट्रेट हो अकॉर्डिंग टू नीड, तो आप रैंडम पर रखें। ठीक है, इसके बाद यूनिट आती है। यूनिट आपको पेज का साइज़ किस यूनिट्स में चाहिए, डिज़ाइन का साइज़ किस यूनिट में चाहिए, तो आप वर्क करते समय भी चेंज कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। अभी हमारा mm में है, मिलीमीटर्स में, इंचेस में कर सकते हैं, पॉइंट्स में कर सकते हैं, पिक्सल्स में कर सकते हैं, है ना, फीट में कर सकते हैं, यार्ड्स में, आप सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, आपको जिसमें करना हो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं अभी mm में, अगर मैं इंचेस में कर दूँ तो अब ये साइज़ हमारा इंचेस में आने लग गया। ठीक है, इस तरीके से हम वर्क करते समय भी चेंज कर सकते हैं और पहले भी सेट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद इसमें ऑप्शन आता है नज डिस्टेंस। ये आपको दिख रहा है नज डिस्टेंस, ये नज डिस्टेंस है कि हम वर्क करते समय अपने डिज़ाइंस को एरो की मदद से जब मूव कराते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी 0.01 इंच के हिसाब से चलेगा। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाई, एक स्क्वायर बनाया और इसको मैंने यहाँ रखा है इसके अंदर, थोड़ा सा जूम करते हैं। अब मैं अगर एरो की मदद से इसको मूव कराता हूँ तो ये देखिए कितना थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, 0.01 इंच मूव हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 1 इंच, अब इसको मूव कराता हूँ तो देखिए ये 1 इंच मूव हो रहा है। आप जिस डायरेक्शन में भी करेंगे ये 1 इंच मूव होने लगा। ठीक है, तो आपको किस हिसाब से रोटेट करना है वो आप इस हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, किस पॉइंट की मदद से, नज डिस्टेंस की मदद से। वापस हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं 0.01। इसके बाद आता है आपका डुप्लीकेट डिस्टेंस। डुप्लीकेट डिस्टेंस मतलब इस ऑब्जेक्ट का अगर आप डुप्लीकेट बना रहे हैं तो उसका x क्या रहेगा, y क्या रहेगा, किस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे, कॉपी किस हिसाब से बनेंगी, वो आप यहाँ पर पहले से सेटिंग कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अगर आप रखते तो अगर मैं यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए सॉरी कंट्रोल D करता हूँ, कंट्रोल D डुप्लीकेट बनाने के लिए होता है, तो आप देखोगे वो इस डिस्टेंस पे आ रहा है। क्यों आ रहा है इस डिस्टेंस पे? क्योंकि यहाँ पर 0.25 लगा हुआ है पहले से। ठीक है, तो यानी कि इस कॉर्नर से 0.25 इंच ऊपर इसकी एक कॉपी हो गई, क्योंकि x और y दोनों दे रखा है। अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ रखता हूँ और x y में थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि y कर देता हूँ 0, ठीक है, अब इसकी कॉपी बनाता हूँ कंट्रोल D, तो अब आप देखो
वाई एक्सिस पे 0 ही जा रहा है वो, तो उसी लाइन पे आगे बढ़ रहा है, और एक्स एक्सिस हमने क्योंकि 0.25 रखा हुआ है तो उसके हिसाब से आगे बढ़ रहा है। आया समझ में? ऐसे ही हम इसकी कॉपियाँ बनाने से पहले ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखें हमारा ये जो स्क्वायर है, ये इसको प्रॉपर स्क्वायर बना लेते हैं 2x2 का। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो भी हम कॉपी बनाए वो बिल्कुल इसके बगल से आए और थोड़ा सा गैप भी आए, वाई एक्सिस पे ही रहे लेकिन एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा ही आगे बढ़े। तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे डुप्लीकेट डिस्टेंस पर और यहाँ पर सेटिंग्स करेंगे, इसको रखेंगे 0, ऊपर जाएंगे एक्स एक्सिस पे, हमारा ये स्क्वायर 2 का है तो 2.2 कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसकी कॉपी बनाते समय। कंट्रोल D, तो देखो थोड़ा सा गैप भी आया है, ऐसे हम बनाते चले जाते हैं। ठीक है, अब हमने ये हॉरिजॉन्टली तो कर लिया एक्स एक्सिस पे, अब हम चाह रहे हैं कि इसकी जब हम कॉपियाँ बनाएं तो वो वाई एक्सिस पे चले थोड़ा सा गैप लेके। तो क्या करेंगे, हम वापस आएंगे डुप्लीकेट डिस्टेंस पर और इसको भी क्या कर देंगे 2.2 और ऊपर वाले को कर देंगे 0, क्योंकि वो हमें इसी लाइन में चलाना है। अगर आपने CSS सीखी है तो वहाँ पर आपने ये चीज़ें सीखी होंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से रोटेट करते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल D करने जा रहा हूँ, तो आप देखिए। ठीक है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, अगर मैं माइनस कर देता तो नीचे की तरफ बनता है। ये देखिए, आ रहा है समझ में? इस हिसाब से हम फ्रेम्स बना सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के कई सारी कॉपी। ठीक है, उम्मीद है आपको नज डिस्टेंस और डुप्लीकेट डिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हटाते हैं हम इसको, आगे बढ़ते हैं। इसको वापस से हम जैसा था वैसा ही कर देते हैं, 0.25 एंड 0.25। इसके बाद ऑप्शन आता है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड। ये वाला, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये टूल क्या करता है, ये कमांड, हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अभी आप देख रहे होगे कि इस रेक्टेंगल के अंदर कोई भी कलर फिल नहीं है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें बस आउटलाइन है, अंदर कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर हम इसको पिक टूल की मदद से सिलेक्ट करना चाहें तो हम अगर इसके बीच में भी क्लिक कर देते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इस टूल पर क्लिक कर रखा है। जो ये टूल क्या काम करता है, ये सभी ऑब्जेक्ट को ऐसा मान के चलता है कि वो फिल्ड हैं, भले ही आपने उनमें कलर किया हो या ना किया हो। अगर हम इसको हटा दें, अब हम इसके बीच में क्लिक करें तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। देखो, ये अब सिलेक्ट कब होगा, जब हम इसकी आउटलाइन पे आके क्लिक करेंगे तब सिलेक्ट होगा। ठीक है, इस केस में जब बीच में क्लिक करने पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो ये कैसे होगा, तो हम जैसे इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके इसमें कुछ फिल कर देते हैं, एक कलर हमने फिल कर दिया। अब हम जब इसके बीच में क्लिक करेंगे तो ये इसको लेने लगेगा। समझ में आया होगा ये भी टूल आपको। और अगर हम इसमें कोई कलर नहीं करते हैं तो हम यहाँ से इसको चेक कर देते हैं, यानी इसको ऑन कर लेते हैं। अब हम अगर इसके बीच में भी क्लिक करते हैं तब भी ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल्ड ये काम करता है। चलिए, तो ये आपका प्रॉपर्टी टूल बार पूरा कंप्लीट है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टूल बॉक्स। ये हमारे टूल बॉक्स दिए गए हैं, इनको हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अरेंज करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लॉक है। पहले आपको इसका लॉक हटाना पड़ेगा। इसका लॉक हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका लॉक हटाने के लिए किसी भी टूल के ऊपर जाकर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ये ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। तो ये लॉक टूल बार का ऑप्शन आ रहा है। लॉक टूल बार का ऑप्शन जैसे ही आप हटाएंगे ऊपर ये डॉटेड आ जाएंगे। आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, जहाँ भी आपको रखना है, ऊपर रखना चाहो, नीचे रखना चाहो नीचे रख सकते हो, है ना। तो आप जहाँ इसको अरेंज करना चाहोगे वहाँ ये अरेंज हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको वापस से लॉक कर दें। ठीक है, तो ये आपका टूल बॉक्स है। इसके अलावा यहाँ पर आपके कलर प्लेट्स दी गई हैं।
इन कलर प्लेट्स को आप जहाँ चाहें वहाँ रिमूव कर सकते हैं जहाँ आपको रखना है, और नहीं तो आप वापस अपनी जगह पर इसको ला सकते हैं जहाँ आपको इसको लगाना था। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले टूल आता है पिक टूल। इसको पिक टूल भी बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए हम पिक टूल का यूज़ करते हैं। ये फ़ोटोशॉप में भी होता है, फ़ोटोशॉप में भी इसका यूज़ आपने देखा था। यहाँ पर इसको पिक टूल भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्म टूल भी बोलते हैं। क्यों, देखते हैं। हमने इस टूल पर क्लिक किया, यानी कि इसको एक्टिव किया और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर क्लिक किया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। ट्रांसफॉर्म से मतलब है कि इसी टूल की मदद से हम इसकी विड्थ या हाइट को चेंज कर सकते हैं, यानी इस शेप को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे इसकी विड्थ इंक्रीज़ करते हैं या कम कर दें, हाइट इंक्रीज़ कर दें या कम कर दें, तो ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पिक ट्रांसफॉर्म के साथ ये रोटेट और स्क्यू करने के भी काम आता है। कैसे, देखिए, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में या कहीं पर भी बीच में आके क्लिक कर देता हूँ। अब ये क्या बन गया, रोटेट के लिए बन गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस किसी भी ग्रिप हैंडल पर क्लिक करना है और उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकता हूँ मैं। ये देखिए, तो ये रोटेट हो गया। अगर मुझे इसको स्क्यू करना है, यानी अब इसका डिज़ाइन ही चेंज करना है, खींचना है इसको, तो ये जो ग्रिप्स आ रही हैं इनके बीच में यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट आ रहे हैं 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर जैसे ही मैं अपना माउस लेके आ रहा हूँ ये डबल साइडेड एरो बन रहा है। देखो स्क्यू का साइन आ रहा है। यहाँ क्लिक करके मैं इसको स्क्यू कर सकता हूँ, ये ऐसे खींच सकता हूँ। तो देखो इसका शेप ही अलग हो गया है ना। ये इस तरीके से यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ये स्क्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको हटाना है। ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही रीसेट करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने की थी सब खत्म हो जाएंगे एक बार। ठीक है, तो ये था हमारा पिक टूल। तो पिक टूल हमारे किस किस काम आता है, पिक टूल हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के काम आता है, उसकी हाइट विड्थ को ट्रांसफॉर्म करने के काम आता है, और रोटेट करने के काम आता है, और स्क्यू करने के काम आता है। क्लियर। तो पहला टूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा इससे पहले जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी वो भी अच्छे से समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, तो पहले आप इतनी ही चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहली क्लास थी इसलिए छोटी रखी है क्लास मैंने, इससे कि आपको थोड़ा बेसिक समझ में आए और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब, लेकिन इस क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा वर्क दे के जा रहा हूँ जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से एक लोगो बना के दिखाता हूँ और उसमें मैं कुछ ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, टूल्स यूज़ करूँगा। तो आप उन टूल्स को देखकर उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल को मुझे क्या करना है, अंदर की तरफ बेंड करना है। अंदर की तरफ बेंड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपका एक टूल आएगा, हाँ, एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल में आप अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको एनवलप ऑप्शन मिलेगा। ये इस एनवलप ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माउस को रखकर जहाँ से भी आप बेंड करना चाहो वहाँ से आप इसको बेंड कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और वापस पिक टूल पर क्लिक करना। अब हमें ऐसा ही एक इधर चाहिए लेकिन फ्लिप में चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर हम कंट्रोल डी करते तो ये ऊपर नीचे आएगा। हम इस पर क्लिक करके प्लस पर, जो आपके कीबोर्ड में बड़ा प्लस का साइन दिया गया है
उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको प्रेस करेंगे। एरो की मदद से जैसे ही हम एरो की से हिलाएंगे तो ये देखिए आप उसी एक्सिस पर यानी वाई और एक्स एक्सिस पर एक कॉपी हमारे पास निकल के आ जाएगी। इसकी मदद से हम इस ऑब्जेक्ट को जो हमने कॉपी कर लिया उसको आगे करेंगे। फिर हम इसको यहाँ से मिरर कर सकते हैं, मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली। तो आप यहाँ से इस प्रकार से इसको मिरर कर दीजिए। ये बन गया हमारा। अब हम टेक्स्ट टूल की मदद से लिखेंगे HP। HP हमारे स्मॉल लेटर्स में रहता है। ये टूल्स मैं डिटेल में बताऊंगा आपको अभी। एक्सक्लूड टेक्स्ट टूल, फिलहाल मैं बस इतना ही बता रहा हूँ अभी आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है। टेक्स्ट लिखने के बाद आप इसके अंदर रखें। अगर टेक्स्ट आपका ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आप इसको ऐसे करके सेट करें। ठीक है, सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें। पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए Ctrl A दबा सकते हैं या फिर सारे ऑब्जेक्ट के बाहर से ड्रैग करते हुए माउस को तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक HP का लोगो मैंने बनाया। इसी पैटर्न पर आप कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे और उनके स्नैपशॉट्स यानी उनको स्क्रीनशॉट या उनकी JPG बनाकर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। तो देखूंगा आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसकी JPG अगर या PNG आपको बनानी है तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो ये पूरा ऑब्जेक्ट अभी पीसेस में, अगर हम इसको अलग सेलेक्ट कर पा रहे हैं, इसको अलग सेलेक्ट कर पा रहे हैं, इसको अलग, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ तो हो सकता है इधर उधर हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप कैसे करूँगा, पूरा सिलेक्ट करूँगा और Ctrl G दबाऊँगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गया। अब मैं कहीं से भी पकड़ के इसको खींचूँ तो सारे ऑब्जेक्ट आपस में वैसे के वैसे ही जुड़े रहेंगे। इसी कंडीशन में मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँगा, Ctrl E दबाऊँगा एक्सपोर्ट के लिए। Ctrl E दबाने के बाद मुझे ये PNG में चाहिए। PNG का मतलब है कि जिस एरिया को हमने फिल नहीं किया है वो एरिया ट्रांसपेरेंट रहे। जैसे हमने यहाँ पर जो बीच का एरिया है उसको फिल नहीं किया, वो ट्रांसपेरेंट रहे, तो हम यहाँ से PNG ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं JPG लेना तो आप JPG बना सकते हैं। तो JPG में ये जो एरिया हमने फिल नहीं किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट दिखेगा आपको। ठीक है, तो मैं इसकी PNG बना लेता हूँ। यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा। आप देख लेना यहाँ से आपका ये सिलेक्ट है कि नहीं। सिलेक्ट ऑनली पर रखना है कि जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी का PNG बने। और ओके, वापस आते हैं। ये आ गया हमारा लोगो जो हमने बनाया था। ये देखिए, अब ये ट्रांसपेरेंट है तो क्योंकि पीछे वाइट है तो ये वाइट हो रहा है। क्लियर? इस तरीके से आप इमेज बनाकर कमेंट में मुझको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप कमेंट करके क्या बताएंगे, तो मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताना है। सीक्वेंशियल ओरिएंटेशन और रैंडम ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन वन क्या है, सीक्वेंशियल ओरिएंटेशन और रैंडम ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है। सेकंड क्वेश्चन ये है, एक्सपोर्ट करने का और ग्रुप करने का ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है आगे। तो आज सैटरडे है, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वेडनेसडे को। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।